अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर कोई इसको वीजा को लेकर यहाँ आना चाहता है तो मतलब उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अनदर वे टू माइग्रेट इनटू द यूके। ठीक है, ये कौन सा है? ये है टीयर 5 चैरिटी वर्कर वीज़ा। बहुत सारे लोग यूके आते हैं, बहुत सारे लोग यूके माइग्रेट होते हैं। कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आता है, कोई वर्क परमिट पे आता है, कोई कंपनी से सीधा आईसीटी लेके आता है। तो तरह तरीके से, और हर वीज़ा के कुछ गुड पॉइंट्स होते हैं, कुछ बैड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, इंस्टाग्राम पे आए, मुझे ईमेल्स आई, भैया इस वीज़ा के बारे में आप वीडियो बनाओ और बताओ कि भाई ये कैसे काम करता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो डेफिनेटली वीज़ा जैसे काम करता है या क्या फायदे नुकसान है इसके, वो सारे के सारे आपको पता लग जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के अंदर में स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं उन्हें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देता हूं और उन्हें गाइड करने की कोशिश करता हूं। टीयर 5 चैरिटी वर्कर वीजा के बारे में अगर हम बात करें तो इसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स के हिसाब से बात करते हैं। देखो, गुड तो है ही है, बैड पॉइंट्स मेरे हिसाब से है ये सारी कैलकुलेशन कि भाई मुझे कौन से गुड लग रहे हैं और बैड लग रहे हैं। तो बाकी हर वीजा की कुछ ना कुछ गुड बैड पॉइंट्स होते ही है। तो सबसे पहले तो जो बात की जाए कि भाई इस वीजा के ऊपर आप आ सकते हो, आपको ना तो कोई आइल्स चाहिए और ना ही कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। जनरली अगर आपको स्किल वर्कर वीजा पे किसी पे आते हो या टीयर 2 वीजा पे आते हो, आपको क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ती है। चलो आइल्स नहीं चाहिए होता कई बार, बहुत सारी जॉब्स में, बहुत सारे वीजाज में, जैसे स्टूडेंट वीजा पे भी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो अगर क्वालिफिकेशन इसमें ना चाहिए और ना ही आइल्स चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हो गया गुड पॉइंट। ऐसे ही अगर सबसे पहला मैं इसका जो मतलब बैड पॉइंट कहेंगे या कि भाई नेगेटिव साइड कह सकते हैं हम जिसको, कि भाई वो ये है कि भाई इसके वीजा के ऊपर आप सेटलमेंट नहीं हो सकते। मतलब ये नहीं है कि भाई आप 5 साल के लिए रुक सकते हो और आप यहाँ पे सेटल हो सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जो गुड पॉइंट्स में फिर दोबारा से आता है कि भाई अगर आप आए टीयर 5 चैरिटी वर्कर वीजा पे, उसके बाद आप दूसरे वीजा कैटेगरी के अंदर स्विच कर सकते हो। तो मतलब अगर कोई यहाँ पे आ गया कि भाई उसने आइल्स भी नहीं दी, उसने कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिखाई, यहाँ पे आ गया, आने के बाद क्या हुआ कि भाई उसको वीजा मिल गया। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उसने जॉब ढूंढ रहा था, उसने कहीं किसी से बात करी और उसको लगता है कि भाई हाँ मेरे को तो है ना टीयर 2 स्पॉन्सरशिप वगैरह रिलेटेड जॉब मिल गई है, क्योंकि मेरी फील्ड के अंदर जॉब मिल रही है, मैं वो कर सकता हूँ। तो उसमें क्या कर सकते हो, आप अपने वीजा को स्विच कर सकते हो। तो मतलब चैरिटी वर्कर वीजा को छोड़ के आप दूसरे वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो वीजा कैटेगरी है, मतलब जो आपका स्टेटस है इस कंट्री के अंदर, वो चेंज हो जाएगा दूसरे वीजा के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मुझे लगता है कि भाई वहां से तो आ गए आप, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई यहाँ पे आके आप अपनी जॉब वगैरह ढूंढ सकते हो और आपकी फील्ड की अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप वीजा को चेंज कर सकते हो। दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट जो मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है इस वीजा के अंदर है। और सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है, जैसे गुड पॉइंट बता रहा था मैं, ठीक है, उसके साथ साथ बैड पॉइंट में है कि जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि भाई आपको पे नहीं मिलेगी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वीजा का नाम ही है चैरिटी वर्कर वीजा। तो आप जिस भी एम्प्लॉय के लिए काम कर रहे हो तो क्या होगा कि भाई आप वहां पे काम कर सकते हो, वो आपको खाने का दे सकते हैं या आपको पॉकेट मनी दे सकते हैं या फिर आपके रहने की अकोमोडेशन दे सकते हैं, लेकिन वो आपको पैसे वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, ये इस वीजा की कंडीशन है। और उसी के साथ साथ यू कैन नॉट टेक एनी परमानेंट वर्क, और कोई भी पब्लिक फंड आप क्लेम नहीं कर सकते इस वीजा के अंडर। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गुड पॉइंट के बारे में। वो ये है कि भाई आप अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो अपने साथ। मतलब अगर हस्बैंड यहाँ पे वीजा लगवाया जिसने चैरिटी वर्कर वीजा, वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को साथ लेके आ सकता है। और ऐसे ही सेम वाइस वर्सा की वाइफ ने लगवाया तो हस्बैंड और उसके बच्चे आ सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है, अगर एक बंदा जिसने वो चैरिटी वर्कर वीजा लगवाया है वो बंदा काम नहीं कर सकता, जैसे कि अभी मैंने बताया, लेकिन जो उसके डिपेंडेंट हैं वो पूरे फुल टाइम काम कर सकते हैं। मतलब अगर 40 घंटे अलाउड हैं तो 40 घंटे पूरे पूरे काम कर सकते हैं। और जितनी भी सैलरी है, मान लो 2000 पाउंड अगर मंथली वो कमा रहे हैं, अगर वो वहाँ पे नहीं कमा रहा तो लेकिन और उनको अकोमोडेशन मिल रहा है, फूड वगैरह मिल रहा है, तो वो 2000 पाउंड में से आप एक गुड सेविंग कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इस वीज़ा के ऊपर मुझे देखने को मिली है। और इसके साथ साथ जिस बंदे ने वीज़ा लगवाया है, एक और जो गुड पॉइंट है वो ये है कि भाई अगर वो पढ़ना चाहता है यहाँ पे, तो दैट पर्सन कैन डू स्टडी इन द यूके। ठीक है, उस वीजा पे रहते रहते भी वो यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है। तो पढ़ाई तो कर ही सकता है और उसके साथ साथ क्या कर सकता है, अगर वो सेकंड जॉब करना चाहता है सेम सेक्टर में, सेम लेवल पे, तो वो बंदा जो भी यहाँ पे चैरिटी वर्कर वीजा लेके आया हुआ है वो कर सकता है। इसके साथ साथ जो एक और अच्छा पॉइंट है वो ये है कि भाई अगर आप स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंडर कोई काम आता है तो उसको आप अप टू 20 आवर्स के लिए कर सकते हो और वहां पे आपको पे मिल सकती है। तो ये भी एक पॉइंट को ध्यान में रखने वाला है कि भाई डिपेंडेंट भी कर सकता है और आप भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर वो कैटेगरी में आता है वो काम। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी भाई इस वीजा के ऊपर आप रह सकते हो सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ्स। उसके बाद क्या होगा, आपको वापस जाना पड़ेगा, लेकिन 12 महीने से पहले आप इसको क्या कर सकते हो, रिन्यू करवा सकते हो। और
अगर आपका पास जो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आप इस वीज़ा पे यहाँ पे आए हो, ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस मिल गया। एक्सपीरियंस मिलने के बाद 6 महीने आप यूँ पे रुक लिए। 6 महीने के बाद क्या कर सकते हो, अभी आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपने CV वगैरह तैयार कर दिया, आपने कवर लेटर तैयार किया, आपने बताया कि भाई मैंने इसे चैरिटी वर्कर वीज़ा पे ये काम किया था, इस कंपनी काम किया था, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी भाई आप मार्केट में जाके जॉब ढूंढ सकते हो, भाई हेल्थ केयर सेक्टर में देख सकते हो, और पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 6 महीने का या 8 महीने का एक्सपीरियंस है यूके का, और आपने किसी कंपनी के लिए काम किया हुआ है सेम फील्ड के अंदर। तो ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है जैसे ये वीज़ा लेके आप यहाँ पे आ जाते हो कि भाई एक तो आपको यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपका वीज़ा स्विच हो सकता है, आपका डिपेंडेंट काम कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर कोई इसको वीज़ा को लेकर यहाँ आना चाहता है तो मतलब उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो भाई आपके पास है ना ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो होता है पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है डेफिनेटली दैट्स अ टिक। लेकिन इससे पहला भी जो पॉइंट मुझे लगता है वो आता है कि भाई आपकी एज कितनी है। एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर 18 साल से नीचे एज है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि भाई प्रूफ ऑफ फंड्स दैट यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ व्हाइल लिविंग इन द यूके। उसमें क्या होगा कि भाई आपको अकाउंट में दिखाना पड़ेगा 1270 पाउंड है आपके अकाउंट में एटलीस्ट, जो पिछले 28 दिन के अंदर कंटिन्यूसली होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन आपकी हट सकती है अगर आपका जो स्पॉन्सर है, जो COS प्रोवाइड कर रहा है आपको, वो कह दे कि भाई हम उसको फुली सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको ये चीज़ लिख के देनी पड़ेगी उस डॉक्यूमेंटेशन में जब COS इशू करता है कि भाई हाँ हम इनको फुली फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, जो भी इनका खाने पीने का खर्चा होगा, जो भी इनका खर्चा होगा वो हम पूरा बेयर करेंगे, हम उठाएंगे उसको। इस केस में आपको ये 1270 पाउंड दिखाने की अपने अकाउंट में कोई जरूरत नहीं है। उस केस में सिर्फ आपको वही चीज़ दिखानी। और इसी के साथ जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि भाई टीवी का सर्टिफिकेट दिखाना होता है आपको। वैसे हर किसी को दिखाना होता है कि भाई कोई भी इंडिया से अगर स्टूडेंट भी यहाँ पे आ रहा होता है ना, तो उसको टीवी का टेस्ट वगैरह करवाना होता है, एक्सरे वगैरह, और वो आपको साथ लेके आना होता है। तो यही सारी रिक्वायरमेंट हैं जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होती है। तो ये तो हो गया कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा को आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। अगर आप ये सारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो उसके बाद वीज़ा को अप्लाई कैसे करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फीस वगैरह कितनी है। तो इसकी एप्लीकेशन फीस जो है वो है 259 पाउंड्स पर पर्सन, ठीक है। चाहे आप इनसाइड द यूके अप्लाई कर रहे हो कि भाई आप किसी और वीज़ा पे हो, अभी स्टूडेंट वीज़ा पे हो, किसी वीज़ा पे हो और ये वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो तब भी उतनी फीस है। अगर आप आउटसाइड यूके इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तब भी उसकी इतनी फीस है, ठीक है। और आपको अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स बिफोर एंटरिंग द यूके। मतलब जब भी आप यूके में एंटर करना चाहते हो उससे 3 महीने पहले तक के टाइम में आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ेगा। वैसे हर वीज़ा पे आपको यूके में अगर आप आ रहे हो तो चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे हो चाहे किसी वीज़ा पे हो, आपको हेल्थ सरचार्ज तो पे करना ही पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है टीयर 5 चैरिटी वर्कर वीज़ा जब अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लगता है इस वीज़ा को आने में, या मतलब जो भी इसके अपडेट आने में। तो ये कहते हैं कि अगर विद इन यूके अगर आपने अप्लाई किया है, जो अगर यूके में रह रहे हो आप ऑलरेडी, तब इसका टाइम जो है 3 वीक्स, अप टू 3 वीक्स लगते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो अप टू 8 वीक्स। लेकिन आजकल क्या है कि भाई कोई भी वीज़ा, किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है, कि हो सकता है कि यूक्रेन के चक्कर में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई इसको अप्लाई कहाँ से करें, कौन सी वेबसाइट है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। और डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप लोगों ने ट्राई करना चाहिए डिफरेंट वीज़ाज, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे भी निकलती हैं उनको अप्लाई करके देखना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, लक का है ना। और अगर आपने सही टाइम पे, वो कहते हैं कि सही टाइम पे सही जगह पे होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, और सही डिसीजन सही टाइम पे लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही है कि आप ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है इस तरह की अपॉर्चुनिटी से लेके, तो आप लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि भाई हाँ क्या आता है, येस या नो, 2 ही चीज़ें आएंगी। येस आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, वाओ। नो आ गया तो क्या होगा, नो आ गया तो भाई ये ठीक है, लर्निंग हो गई, कुछ सीखने को मिला, फिर दोबारा से ट्राई करेंगे और किसी चीज़ में ट्राई करेंगे। तो मेक श्योर ऐसी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहें, किसी भी कंट्री की आते रहें, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अप्लाई जरूर करते रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कब ऐसा मौका लग जाए और कब आपकी किस्मत चमक जाए और आपको इस तरह का वीज़ा मिल जाए। इस वीज़ा के सच में काफ़ी फायदे हैं अगर आप इसको यूटिलाइज कर सको सही ढंग से। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।